हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम पेपर 2 सेक्शन बी का जो वेस्ट एशिया का टॉपिक है उसको कंसोलिडेट करके फिनिश करेंगे। तो इससे पहले हमने बैकग्राउंड समझा था, थिंक वेस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया एंड लास्ट क्लास में हमने इंडिया एंड वेस्ट एशिया में इंडिया एंड इजराइल जो हमारा पहला पिलर है वो पहला पिलर समझा। तो आज के सेशन में जब हम वेस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे तो विल बी मेनली फोकसिंग ऑन भारत के ईरान के साथ में क्या रिलेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वेस्ट एशिया को लेकर के, दोज ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट। इसमें थोड़ा सा इंडिया एंड सऊदी अरेबिया का एंगल भी हम लोग कवर करेंगे। Right, so just give me 1 minute. We'll shortly start with our session. Okay, so India and West Asia में देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर कि when it comes to ईरान तो किस तरीके से जो है ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली जो रिलेशंस यहाँ पर चल रहे हैं ईरान के साथ में, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज के समय पे, वो आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट क्राइसिस एज वेल एज वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उससे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन इंडिया ईरान रिलेशंस में जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ओरिजिन कॉमन हम कह सकते हैं, लाइक जिनका हमसे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है एंशिएंट टाइम से। थ्रू आउट हिस्ट्री जो है ईरान के लोग और भारत के लोग जो हैं इनके कॉमन ओरिजिन्स अब कह सकते हैं या कह सकते हैं कि दे वर क्लोजली रिलेटेड। सो ऐसे ही सिमिलर सेंटिमेंट्स जब हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जब 2016 में इन्होंने ईरान विजिट किया तो यही सेम चीज़ें इन्होंने भी कही और कहते हैं कि भारत और ईरान कोई ऐसे नहीं है कि अभी अभी दोस्त बने हैं। हमारी जो दोस्ती है वो इतिहास जितनी पुरानी है। और इनफैक्ट ईरान को लेकर के तो गालिब का एक जो है यहाँ पर कोट किया जाता है गालिब को कि अगर एक बार आप ठान लें, अपना दिमाग सेट कर लें, कहने का मतलब है इफ़ यू मेक अप योर माइंड, तो काशी से काशन विच इज़ इन ईरान सिर्फ आधे कदम दूर है, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। भारत में 70,000 पारसी लोग रहते हैं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक अपने आप में एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल पीपल टू पीपल लिंकेजेस का। बाकी ईरान क्योंकि शिया डोमिनेटेड कंट्री है, आई थिंक ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो है, क्योंकि इनका कोई सक्सेसर नहीं था, तो कुछ ऐसे लोग थे जो अली यानी कि इनके जो सन इन लॉ हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे एंड देयर वर अदर्स जो कह रहे थे कि नहीं, अबू बकर आने चाहिए, मतलब जो फॉलोअर्स हैं उनमें से ही कोई सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो जो अली को सपोर्ट कर रहे थे वो थे शिया कम्युनिटी के लोग, और जो अबू बकर को कर रहे थे वो हमारा सेक्ट बना सुन्नी। तो ईरान जो है शिया डोमिनेटेड कंट्री है, यानी कि शिया मुस्लिम्स बहुत रहते हैं। और भारत का सिनारियो ऐसा है कि भारत में वैसे तो डोमिनेट सुन्नी मुस्लिम्स करते हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत में शिया मुस्लिम्स की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। 25 मिलियन आप कह सकते हो जो मुस्लिम्स हैं वो शिया पॉपुलेशन है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर ईरान। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक शिया पॉपुलेशन बहुत मैटर करती है। 25 मिलियन अपने आप में ही 2.5 करोड़ लोग जो इस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट
इंडिया ईरान रिलेशंस को लेकर के कहा जाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाबहार पोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, INSTC में ईरान है, अपार्ट फ्रॉम दैट IPI पाइपलाइन में भी ईरान है। तो एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ऐसा है कि ईरान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन होता ये है कि ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं दे आर ओवरशैडोड बेसिकली US एंड चाइना की वजह से। चाइना की बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो चाइना को काउंटर करना एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और US की तरफ से तो ईरान में प्रेजेंस है ही, लेकिन सैंक्शन वैंक्शन सब कुछ लगाए जाते हैं, तो वो एक चैलेंजिंग हमारे लिए सिचुएशन हो जाती है। तो यानी कि सबसे पहले तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान, तो इम्पोर्टेंस में आप सबसे पहले कहेंगे कि देखिए ईरान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सेस हमें ईरान के थ्रू ही मिलता है। तो यानी कि ईरान हमारे लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है जो एशिया और यूरोप को कनेक्ट भी करता है। कैसे? आपको याद होगा कि इफ़ दिस इज़ ईरान फॉर एग्जांपल, यहाँ है चाबहार पोर्ट, इधर है बंदर अब्बास पोर्ट, इधर है बंदर आज़ाली पोर्ट, और यहाँ आती है कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से ही कनेक्टेड ऊपर अस्ट्राखान पोर्ट है जहाँ पर रशिया आ जाता है, एंड इधर वाली साइड अजरबैजान और बाकी सभी कंट्रीज, यूरेशियन कंट्रीज आ जाती हैं। सो अल्टीमेटली जो है एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। इसीलिए जियोपॉलिटिकली हम कहेंगे कि ईरान इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। एंड ईरान जो है चाइना की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को काउंटर करने में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि चाबहार पोर्ट के थ्रू, क्योंकि चाइना जो है ग्वादर पोर्ट के थ्रू इंडियन ओशन में एक्सेस करने की कोशिश करता है, राइट। तो चाबहार पोर्ट हो गया, ईरान की तरफ से INSTC कॉरिडोर हो गया जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑल्टरनेटिव माना जा सकता है, राइट। तो इस हिसाब से जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्रेजेंट टाइम्स में मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में अगर देखेंगे तो ईरान एक लीडिंग प्लेयर है, और इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले समय में देखिए या तो सऊदी या फिर ईरान, इनके बीच में राइवलरी चलती रहती है और रीजनल प्लेयर के लिए कंपटीशन होता रहता है। तो एक चीज़ तो साफ है कि ईरान हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग प्लेयर, और भारत के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान के साथ अपने जो संबंध हैं बहुत ही मजबूत किए जाएं, ठीक है। बाकी ईरान को लेकर के वी हैव अ लॉट ऑफ foreign policy experts. For example, we have Ambassador Dinkar Srivastava. And इनका क्या मानना है when he talks about India and Iran relations? तो ये कहते हैं कि भारत के लिए ईरान जो है इट इज़ अ गेटवे टू अफगानिस्तान। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में भी हमें पाकिस्तान की वजह से डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, राइट। तो अगर हमें पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंचना है तो ईरान ही इकलौता हमारे लिए दरवाज़ा है, गेटवे है। और यही कारण है कि भारत के लिए ईरान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ईरान के साथ में अच्छे संबंध हमारे रहेंगे तो ये इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस पोजीशन पे है, राइट। सिमिलरली वी हैव तलमीज़ अहमद,
ये भी इंडिया और ईरान रिलेशंस पे लिखते हैं और बेसिकली ये कहते हैं कि भारत और ईरान की जो रिलेशनशिप है इसमें प्राइमरी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आते हैं और सेकेंडरी पे आता है एनर्जी सिक्योरिटी। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि भारत ईरान के साथ में इस वजह से इंगेज कर रहा है क्योंकि ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तलमीज़ अहमद कहते हैं कि नहीं, स्ट्रेटेजिक जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है भारत की। और स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सेस कर सकते हो, आप अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं ईरान के थ्रू, आप यूरेशियन रीजन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डोमिनेट करते हैं। सिमिलरली इसी चीज़ को बैक किया था हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हामिद अंसारी। उनका भी यही कहना था कि भारत के लिए ईरान सिर्फ कोई एनर्जी सप्लायर नहीं है। भारत जो है ईरान को जब देखता है तो ईरान बेसिकली हमें ओवरलैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ओवरलैंड कनेक्टिविटी मतलब कि भारत को यूरेशियन रीजन के साथ में कनेक्ट करता है। तो इसी चीज़ को हमारे वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी भी इसी सेम व्यू पॉइंट को जो है सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे डोमिनेट करते हैं। अब खैर ये तो हो गया जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाला एंगल, लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं जियो इकोनॉमिक एंगल पे भी। जियो इकोनॉमिक एंगल पे किस तरीके से हमारे लिए ईरान इम्पॉर्टेंट है। तो जब जियो इकोनॉमिक एंगल की बात की जाती है तो सबसे पहले तो देखिए ऑयल सप्लाई की बात की जाती है और ईरान से भारत जितना ऑयल लेता है, अप्रॉक्सीमेटली भारत जितना भी इंपोर्ट करता है 15% ईरान से आता है। तो यानी कि ईरान हमारा थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग डील। थर्ड लार्जेस्ट अपने आप में। ईरान के पास में रिच एनर्जी सरप्लस है एंड भारत में एनर्जी डेफिशिएंसी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान से हम नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करते हैं और ईरान से आता है हमारा, देखिए ईरान के पास में सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस का रिजर्व है, ठीक है। और इसी वजह से जो IPI पाइपलाइन है इसके बारे में भी काफ़ी बात शुरू हुई, लेकिन इंडिया यहाँ पर इस पाइपलाइन को लेकर के ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि ईरान से पाकिस्तान तक बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान से आगे इंडिया तक की कनेक्टिविटी में इशू है। बाकी जो भी एक्सपोर्ट्स ईरान से किए जाते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं एंड अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत के बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो ईरान में बेचे जाते हैं। भारत सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ऑटोमोबाइल्स ये सभी ईरान में भेजता है। तो हमारे जो ईरान के साथ संबंध हैं एक्चुअली में कोल्ड वॉर के आसपास की बात है, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के पास की बात है, तब जो है थोड़ा मतलब स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। क्योंकि कोल्ड वॉर के समय की अगर हम बात करें 1970 तक तो ईरान बगदाद पैक्ट के चलते वेस्टर्न कैंप का पार्ट था, एक मिलिट्री अलायंस का पार्ट था। और फिर 1979 से लेकर के 89 तक यानी कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर तक ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और इस इस्लामिक रेवोल्यूशन के चलते जो है भारत में भी काफ़ी होप्स जो है क्रिएट हुई।
हालांकि देखिए, इंडिया एंड ईरान के बीच में जो रिश्ते थे वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाए। इसका कारण ये भी है कि ईरान उस समय पे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर रिकॉग्नाइज होना चाहता था, और यही कारण है कि ईरान की तरफ से कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट जाता था, भारत को नहीं जाता था। तो भारत के जो रिलेशंस है ईरान के साथ में पूरे शीत युद्ध में यानी कोल्ड वॉर के समय पे लिमिटेड रहे, और सिर्फ जो है ट्रेड कॉमर्स जैसी चीज़ें होती थी, पॉलिटिकली इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप थी, यानी कि जो पहले सिर्फ कॉमर्स तक ही लिमिटेड थी, ये रिलेशनशिप बढ़ करके स्ट्रेटेजिक हो गई। और फिर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो भारत और यूएस के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगे, और उसी समय पे यूएस और ईरान के बीच में टेंशन शुरू हो गई। और ये भी कारण है कि 2003 के बाद से इंडिया और ईरान इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। फिर ये समय आया कि एक अफ़गानिस्तान में समय पे ईरान और इंडिया मिलकर के काम कर रहे थे तालिबान के खिलाफ। तो इस तरीके से जो है काम चलता है और बढ़ता रहता है धीरे 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 करके। अब यूएस ने ईरान के साथ में एक उस समय पे ये भी हुआ था कि यूएस की तरफ से भारत के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। तो जब ऐसा हुआ तो हमारा जो एक्चुअली उस समय पे जो ईरान को लेकर के यूएस का व्यू था, दैट वाज सीन एज कि ईरान इज़ अ रोग स्टेट, कि हाथ से बाहर निकल चुका है। और तब भी इसलिए भारत के सामने बहुत ही मुसीबत खड़ी हुई कि ईरान के साथ में अब कैसे आगे प्रोग्रेस की जाए। और ऐसे में भारत को यूएस के साथ में अपनी पार्टनरशिप ज़्यादा सही लगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्योंकि भारत की ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं। इस चीज़ में कोई आप डाउट नहीं रखेंगे, राइट? वी हैव ग्लोबल एस्पिरेशंस एंड इट इज़ फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमन काइंड। और यही कारण है कि भारत ने फिर अपने जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ में बहुत अच्छे रखे, इज़राइल के साथ में अच्छे रखे, और जीसीसी मेंबर्स के साथ में। और दूसरी तरफ जब भारत ये सब कर रहा था तो ईरान जो है पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज हो गया। लेकिन इस वजह से जो भारत और ईरान के बीच की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिचुएशन ही नहीं बन पाई। और फिर आगे यही हुआ कि जब यूएस ने ईरान से विड्रॉ किया, वहाँ पर भी न्यूक्लियर डील को लेकर के, सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर के काम चल रहा था, तो उसके बाद और टेंशन स्टार्ट हो गई। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा कोशिश की कि स्टार्ट किया जाए ईरान के साथ में, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज, बट these are some of the things that has been happening. तो भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, क्योंकि वो मल्टी डायरेक्शनल है, तो उस मल्टी डायरेक्शनल में ईरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर आ जाता है। तो काफ़ी सारे थिंकर्स हैं, इन्हीं 3 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। वी हैव स्टैनली जॉनी, वी हैव सी राजा मोहन। तो वही सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इन्हीं सभी चीज़ों को कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमने 370 हटाया बाय द वे, तो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनका ये कहना था कि जो कश्मीर में मुस्लिम्स हैं, दे मस्ट बी एबल टू यूज़ देयर ओन इंटरेस्ट एंड लीगल राइट्स एंड दे शुड बी एबल टू लिव इन पीस। सो उस समय पे फिर ईरान ने डिसाइड किया, इनकी एक गैस ऑयल फील्ड है फरजाद बी करके, एंड एक्चुअली में आइडिया ये था कि इंडिया को इसके मतलब जो इंडिया की कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, राइट,
उनको यहाँ पर दिया जाए, क्योंकि ONGC विदेश लिमिटेड ने ही यहाँ पर इस गैस फील्ड को 2008 में डिस्कवर किया था। लेकिन क्या किया कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को दे दिया ईरान ने, जबकि डिस्कवरी किसने की थी? ONGC विदेश ने। कोई भी अगर कंपनी जाती है कहीं पर और गैस डिस्कवरी करती है तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं। डिस्कवर करने के बाद वो ये भी चाहते हैं कि अब वहाँ से उनको फिर जो भी उन्होंने अपनी लागत लगाई है, इन्वेस्टमेंट लगाया है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट होना, जनरेट होना स्टार्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरीके की टेंशन्स जो हैं बनी रहती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि भारत जब ईरान को देखता है तो एनर्जी सेंट्रिक व्यू से ही देखता है ज़्यादातर, ऐसा श्रीनाथ राघवन का कहना है। लेकिन मेनली जो है यहाँ पर US और चाइना वाला एंगल प्ले होता रहता है। एक्स्ट्रा रीजनल पावर आती है, जिसकी वजह से भारत के साथ में रिश्ते उतने प्रोग्रेसिव या उतने मजबूत नहीं रह पाते हैं, राइट। बाकी तो आपको पता ही है कि वॉट एवर इज हैपनिंग एंड तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रेड को और पोटेंशियल है उसको और बेहतर किया जाए। बाकी जो सैंक्शंस लगे हैं, हालांकि देखिए इंडिया को वेवर दिया गया था। US ने जब सैंक्शंस लगाए तो भारत के लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी, लेकिन उस समय पे US ने भारत को समझते हुए उसके ऊपर से ये सैंक्शंस का वेवर हटा दिया कि ठीक है, आप ईरान के साथ में डील कर सकते हैं। दूसरा, एज ए ट्रेडिशनल पार्टनर ईरान ने कभी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ज़्यादा नहीं बोला है, ठीक है। जैसे 370 हटाया तो ज़्यादा नहीं कहा गया यहाँ पर। हालांकि जो लीडरशिप थी उनकी तरफ से शार्प स्टेटमेंट्स आई थी, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मोस्टली दे अवॉइड। एंड आज के समय पे बस यही है कि मेन कॉज ऑफ कंसर्न कि चाइना जो है अब प्रोएक्टिव रोल प्ले करने लग गया है यहाँ पर, क्योंकि समय आ गया है कि चाइना के लिए वो चाइना जो ज़्यादातर मूव्स अपनी जियो इकोनॉमिक रखता था, वो चाइना अब जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल मूव्स भी खेलने लग गया है। तो चाइना जो है एज अ पीस ब्रोकर, आप ऐसे कह सकते हो कि बन रहा है कि हम पीस करवाएंगे, जैसे यूक्रेन और रशिया के मुद्दे में हो गया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। एंड खैर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैरीटाइम सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल है जो यहाँ पर आ जाती है व्हेन इट कम्स टू ईरान, ठीक है। सो वी हैव इंडिया ईरान, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़े से आपको पता होने चाहिए। देन रही बात सऊदी अरेबिया की, अगेन सेम चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो इंडिया एंड सऊदी पे आप ये सभी बातें कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इंडिया एंड सऊदी अरेबिया पे रिलेशंस आएंगे। मेनली यहाँ पर मैटर करता है, अगर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे तो वी हैव इंडिया इजराइल एंड वी हैव इंडिया ईरान, ठीक है। एंड मेनली डायरेक्टली ईरान ना पूछ करके अभी जो गाज़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर वो आ सकता है। ईरान में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपको US के कॉन्टेक्स्ट में भी वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आपने कुछ समय पहले ये चीज़ न्यूज़ में पढ़ी होगी होपफुली, ईरान और पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर के रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान अभी हमने अभी तक कवर नहीं किया है, बट आई विल टीच यू लिटिल बिट अबाउट दैट। पाकिस्तान में है कुल मिलाकर के 4 प्रोविंसेस, ठीक है, और उनमें से एक सबसे जो बड़ा प्रोविंस है वो है बलूचिस्तान,
और बलूचिस्तान में है क्या कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी एथनिसिटी जो है, जो मेन लैंड पाकिस्तान हो गया आपका, पंजाब वाला एरिया पाकिस्तान का, उनसे बहुत अलग है। अब बलूचिस्तान बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन है। अंडर डेवलप्ड होने के बावजूद यहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये जो ग्वादर पोर्ट है यहाँ पर, ये बलूचिस्तान में ही लोकेटेड है। दूसरा, बलूचिस्तान में रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा मिनरल रिजर्व भी है, तो रिसोर्स वाइज भी बहुत रिच है ये एरिया। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका यही मानना है कि भाई अगर आप इनको जो बेसिकली यहाँ पर रिजर्व है, जो भी यहाँ पर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को, उन रिसोर्सेज को इन्हीं लोगों की भलाई और डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये रीजन बिल्कुल अंडर डेवलप छोड़ा हुआ है, और जो पंजाब वाला एरिया हो गया, रावलपिंडी और ये सब वाला एरिया है, इसको बहुत तेज़ी से, सिंध वाला जो एरिया हो गया, उसको काफ़ी अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इसीलिए बलूचिस्तान की तरफ से सेपरेटिस्ट डिमांड्स भी आती हैं कि हमें सेपरेट बलूचिस्तान चाहिए, राइट। सो हुआ ये कि रिसेंटली जो ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दे आर डायरेक्ट नेबर्स, तो ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में सिचुएशंस ख़राब ऐसे हुई दैट ईरान की जो मिसाइल्स थी और ड्रोन्स थे, ये आकर के पाकिस्तान में यहाँ पर गिर गए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि देयर वाज बेसिकली एंटी ईरान बलोच मिलिटेंट ग्रुप विच इज़ जैश अल अदल। यू नो, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट दिस हैपेंड, ओके। सो यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ इट, कि पाकिस्तान एंड ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स हुई एक दूसरे के ऊपर, मिसाइल्स जो हैं छोड़ी गई, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी गई, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है, अभी आई थिंक हफ्ते पहले की बात है, दैट किल्ड ओवर 80 पीपल। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो भी काफ़ी वॉलेटाइल है। अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर के आसपास का इतना बड़ा लंबा बॉर्डर है। एंड जो बलूचिस्तान के साथ में, बलूचिस्तान जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके साथ में जोड़ता है। एंड काफ़ी समय से जो है यहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती रही हैं बलूचिस्तान रीजन में, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ के कॉमन, आप कह सकते हो, सेपरेटिस्ट एनिमी है। एंड सो ये लेटेस्ट स्ट्राइक अटैक हुआ है यहाँ पर, इट कम्स एज ईरान्स एलाइज एंड प्रॉक्सीज इन द मिडल ईस्ट। तो एक तरीके से जो है व्हाट वी कैन सी इसकी, इसका इम्पैक्ट जो है वो भारत में भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी इस समय पे डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एंड डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया अलग अलग मिडिल ईस्ट नेशंस के साथ में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है एंगेज करता है। तो भारत तो यहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर पड़ोसी मुल्क में कोई भी ऐसा टेंशन्स होंगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पे भी पड़ेगा। और इसीलिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि इन एरियाज में पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे, क्योंकि इससे भारत अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस को सिक्योर कर सकता है, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इस तरीके की डेवलपमेंट्स ना हो। सो बेसिकली जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रही हूँ, जैश अल अदल, मैंने आपको बताया कि जो ईरान है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है, लेकिन ये जो जैश अल अदल है, ये जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप, आर्मी ऑफ जस्टिस कहलाते हैं अपने आप को, ये एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। 2012 के आसपास जो है इमर्ज हुआ था,
तो ज़्यादातर जो एथनिक बलोच कम्युनिटी के लोग हैं वो इसका पार्ट है। और ये जो लोग हैं ये दोनों ही साइड रहते हैं, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ। अब ये जो ग्रुप है बेसिकली काफ़ी समय से इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, दे वांट इंडिपेंडेंस। जो ईरान का सिस्तान प्रोविंस है और पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये चाहते हैं कि ये मिल करके एक बन जाए और इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना आप में एक देश बन जाए, ताकि बलोच जो लोग हैं जिनकी एथनिसिटी बहुत ही अलग है वो अपने आप को गवर्न कर सके। और इसीलिए ये जो ग्रुप है ईरानी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स दोनों को टारगेट करता है। अब देखिए जो एथनिक बलोच कम्युनिटी के लोग हैं दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। ईरान में भी इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और पाकिस्तान में भी। और उसका कारण यही है कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस में रिसोर्सेज हैं उनको फेयरली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। और इनकी डिमांड यही रहती है कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, यहाँ पर भी डेवलपमेंट करो। इस वजह से क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आता है और इंसर्जेंसी देखने को मिलती है और इस तरीके की मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या वायलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, इस पे भी ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो मेनली जो है दिस इज द मेजर डेवलपमेंट। बाकी व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, I'll just say when it comes to कश्मीर मुद्दा, सऊदी अरेबिया की तरफ से अगेन भारत को सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को किसी भी अरब देश से कश्मीर मुद्दे पे सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अरब देशों के प्रति आप कह सकते हो कि वी फॉलो अपीसमेंट पॉलिसी। अपीसमेंट पॉलिसी मतलब कि हम इन देशों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि बहुत लंबे समय तक हम इजराइल पैलेस्टीन को हाइफन करके अपनी पॉलिसी रखते आए हैं, लेकिन बावजूद उसके रिटर्न में इंडिया को कुछ खास यहाँ पर सपोर्ट मिला नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं। बाकी तो इट इज़ मोर ऑफ कि क्या चीज़ अभी डेवलपमेंट हो रही है आज के समय पे। जैसे वेस्ट एशिया में जो डेवलपमेंट हुई, अब्राहम अकॉर्ड्स लाए गए, एक नई अपॉर्चुनिटी लाई गई स्टेबलाइज करने की, जहाँ पर इज़राइल, यूएई एंड बहरीन जैसी कंट्रीज़ मिल करके इन्होंने ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। तो उस पर जैसे ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला इशू चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे जेरूसलम का क्या स्टेटस है, व्हाट इज़ हैपनिंग, सो ऑल दोज थिंग्स आई विल बी पुटिंग एवरीथिंग इन योर नोट्स। वहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी इशू आता है तो आप पूछेंगे। इट इज़ मोर ऑफ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, रादर देन कि बहुत ही फैक्चुअल चले जाएं। एनालिटिकल एंगल से हम ये सब कह सकते हैं। बाकी मेनली तो आपको यहाँ पर जो भी सजेशन या देना है उसमें आपको क्रिटिसिज्म, एक्सपर्ट ओपिनियन मैटर करेंगे, जो आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। सो अब हमारे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं, सिर्फ साउथ एशिया बचा है, राइट। तो अगले 2 से 3 सेशंस में, 2 to 3 to 4 सेशंस में हम सार्क विद साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं सारी एक बार उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगेन मेनली आप जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि बाकी सारी डेवलपमेंट्स जो भी आपकी होती हैं या तो आप करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं
एट द सेम टाइम आपका जो जीएस वाला आईआर होता है उसमें भी काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इन सब चीज़ों में ज़्यादातर आपको फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है आप फैक्ट्स पढ़ें कि अच्छा 1970 में ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, लेकिन जो मैटर करता है वो है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। पास्ट में क्या हुआ पूरी हिस्ट्री नहीं कोई पूछने बैठा आपको। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक देर यूज टू बी अ टाइम व्हेन आई यूज टू टीच कि अच्छा 1947 से ये डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे ऐसा होता रहा। ठीक है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, यू शुड नो दैट। ठीक है, फैक्ट्स थोड़े से मैंने बता दिए हैं कि अच्छा क्या सब डेवलपमेंट हुआ, बट मेनली जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है या प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से होता है। और वो भी अगर आपके पिछले 1-2 साल में कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है तो उस पर पॉसिबिलिटी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बनती है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। बाकी just follow the notes that I'll be providing you for India and West Asia. And if you have any questions, just go through the notes and let me know. कोई भी डाउट होता है तो. This is it. Thank you very much.